नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं बड़ी खबर के साथ और ये खबर चाईबासा से, जहां नेपाल भेजे गए बच्चों में से और 4 बच्चे वापस चाईबासा लौट चुके हैं। इन बच्चों को नेपाल के काठमांडू क्षेत्र में स्थित श्री नमो बुद्ध बौद्ध धर्म ध्यान शिक्षण केंद्र भेजा गया था। केंद्र से 6 बच्चे पिछले दिनों भाग गए थे। 2 बच्चे चाईबासा के जगह पर पहुंच गए थे, अपने गांव पहुंच गए थे। भागने के दौरान 4 बच्चे नेपाल पुलिस के हाथ लगे। इन बच्चों के परिजनों ने नेपाल जाकर आज वापस लेकर आए हैं। इन 4 बच्चों में रांगा माटी गांव के 3 और सैतवा गांव का 1 बच्चा शामिल है। देखिए, परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामले की छानबीन की और इस मामले में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला दर्ज किया गया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो बच्चों की वेशभूषा देखकर परिवार वाले हैरान हैं। दरअसल ह्यूमन ट्रैफिकिंग के आरोप लग रहे हैं। बच्चों के लौटने के बाद ये खुलासा हुआ। बच्चों ने परिवार को आप बीती सुनाई है और इसके बाद देखिए, पुलिस भी इस पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। वापस आ गए हैं और 4 वापसी के रास्ते में थे और साथ में ये भी पता चला कि कुल 27 बच्चे पूरे जिले से गए हुए हैं और इसमें अभी जो फिलहाल कुल मिलाकर के 6 बच्चे वापस हो चुके हैं और इस संबंध में कुछ के गार्जियन द्वारा उन्हें वापस लाने का अनुरोध किया गया है। और अब आपको बताते हैं कि सवाल क्या है। देखिए, जो सवाल इस पूरे मामले में उठ रहे हैं कि आरोपियों पर कब तक कार्रवाई होगी। नेपाल तक मानव तस्करी के तार जा रहे हैं। सीमा पार बच्चों की आवाजाही पर निगरानी क्यों कमजोर है। सबसे अहम सवाल यह भी है कि मानव तस्करी हो कैसे रही है। सभी बच्चे कब तक वापस लौटेंगे, क्योंकि इस पर जांच तो बिठा दी गई है, लेकिन सवाल यह कि सभी बच्चे वापस कब तक आ पाएंगे। पूरे मामले का मास्टरमाइंड कौन है, कितना बड़ा ये नेटवर्क है, कौन इस पूरे नेक्सस का संचालन कर रहा है, बच्चों का क्यों किया जा रहा था धर्मांतरण, इसकी भी जांच होनी चाहिए। अच्छे भविष्य का कौन लालच दे रहा है, कौन है ये लोग जो इस नेटवर्क को फैला रहे थे, पूरे मामले का मास्टरमाइंड कौन है, इसकी भी पड़ताल होनी चाहिए। तो देखिए, जो सवाल उठ रहे हैं लगातार वो हम आपके सामने रख रहे थे। सभी बच्चे कब तक वापस लौटेंगे, ये भी सवाल है। और अगली जो खबर है वो राजधानी रांची से है, जहां पर बरियातू थाना क्षेत्र के रानी बागवान में आज एक बार फिर से सड़क पर शव दफनाने का मामला देखने को मिला। उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब गांव की एक महिला का दाह संस्कार सड़क पर ही किया जाने लगा। स्थानीय लोगों में आक्रोश दिखा। मामले का संज्ञान लेते हुए स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, अंचल अधिकारी मौके पर पहुंचे, विवाद को सुलझाने की कोशिश हुई। हाँ, सोल्यूशन हो गया। क्या दिक्कत था? दिक्कत था कि यहाँ पर आने जाने के लिए रास्ता खोज रहा था लोग और पहले से यहाँ पर मसना के रूप में प्रयोग करते आ रहा है खतियानी रैयत का वंशज लोग। तो सड़क पर ही आज हो जाएगा फिर? हाँ, सड़क पर ही बना। 8 फीट का रास्ता छोड़ा हुआ है पहले से कागजी अनुसार। अच्छा। जो जमीन खरीदा है उसको भी 8 फीट का रास्ता दिया गया है। बगल के घर वाले बोल रहे हैं हाँ, कि डर लगेगा हाँ, कि घर के ही आगे हो गया। रांची के रानी बागान इलाके में आज एक बार फिर से अहले सुबह विवाद उत्पन्न हुआ है। ये विवाद इस वजह से क्योंकि पास के ही एक घर के लोगों की मृत्यु हुई और उसके बाद उनका दाह संस्कार करने के लिए उन्हें इस जगह पर लाया जा रहा था। जो पक्ष के लोग हैं उनका कहना है कि ये पूरा इलाका जो था वो मसना का इलाका था और इसी मसना के इलाके में जो दाह संस्कार है वो होना था, लेकिन इससे पहले स्थानीय कुछ लोगों का विरोध हुआ कि सड़क पर आखिर कैसे किसी को दफनाया जाए। हालांकि जिला प्रशासन और उसके साथ साथ स्थानीय सीओ से वार्तालाप के बाद मसले को सुलझा लिया गया है और इसका निष्कर्ष ये निकला है कि एक तरफ से 8 फीट सड़क को छोड़कर और मसना की जमीन को मसना को दे दिया जाए और उसकी बाउंड्री वाल कर दी जाए। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि इससे डर की भी स्थिति होगी। 5 फीट छोड़ के सब जमीन मेरा है। अच्छा, तो उसमें मसना आप लोग बनाए? हाँ, पुराना मसना है, बहुत पुराना। बहुत पुराना है। हाँ। लेकिन जमीन बेचने वालों ने गलत बेच दिया है। दलाल लोग बेच दिया है। अच्छा, सब जमीन माफिया। इसीलिए दिक्कत हुआ। हाँ, तो अभी यही करना है? ठक ठक के दारू होने पिला के बेच दिया, ठक ठक कर जमीन बेच दिया। यही झारखंड की कहानी है।
दीदी कह रही थी कि इनका घर सामने में है। यही बेचे हैं। आपको यही ये मालिक बेचे है, हैं? हाँ, यही मालिक है। आइए एक बार सामने आइए, क्या दिक्कत रहा अब? 12 फीट बोल के रास्ता दिया और अभी मुकर गए। अच्छा 12 फीट बोल कर दिया हाँ, गया। और लिखा भी है इसमें, और अभी आप लिखित लोग भी दिया है। अभी घर के आगे, और देखिए मालिक यही है। घर के आगे अभी शमशान हो गया। हाँ तो पहले भी एक बार हुआ था यहाँ पे? हाँ, पहले भी विवाद हुआ है। डर वर नहीं ना लगेगा? डर लगता है। लगेगा? हाँ, लगता है। कैसे नहीं लगेगा, घर गेट के सामने है, डर नहीं लगेगा। तो ये जमीन जब खरीदे तो उसमें नहीं पता था कि ये मसला नहीं, पहले से था ये तो पहले से था। मसला का ही था ना? बहुत पुराना। हम अभी तो बाद में आए हैं ना। अच्छा, हम तो यहाँ शादी करके कोई हमको लेके आए हैं। पुराने पूर्वजों का है। पूर्वजों का है, पुराना तक, बहुत पुराना। बिल्कुल, जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि पूर्वजों का ये ज़मीन है और उसी आधारित जो यहाँ पर आज दाह संस्कार करने की तैयारी है वो चल रही है। स्थानीय जो सियाई हैं उन्होंने कहा है कि दोनों पक्षों के बीच सुलह करा दिया गया है, सड़क को 8 फीट छोड़ा गया और फिर उसी जगह पर दाह संस्कार किया जाएगा, यानी कब्र बनाया जाएगा। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और अगली खबर धनबाद से, जहां केंदुआ डीह में लगातार जहरीली गैस का रिसाव जारी है, जिससे कि बीसीसीएल के खिलाफ स्थानीय लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। गैस रिसाव स्थिति को लेकर कोल इंडिया के चेयरमैन सनोज कुमार झा धनबाद के केंदुआ डीह पहुंचे, पूरे प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान उन्होंने इसे अत्यंत गंभीर बताते हुए कहा कि जान बचाने के लिए लोगों का अस्थायी तौर पर यहां से जाना जरूरी है। कोल इंडिया चेयरमैन ने यह भरोसा दिया है कि प्रभावित क्षेत्र के लोगों के लिए राहत शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जहां पर खाने, रहने और चिकित्सा की पूरी व्यवस्था की गई है। राहत केंद्रों में सभी मूलभूत सुविधाओं का ख्याल रखा जाएगा। गैस निकासी तकनीकी समाधान को लेकर प्रयास जारी है, लेकिन इसमें समय लग सकता है। अधिकारी का यह भी दावा है कि पूरे मामले की गहन तकनीकी जांच होनी चाहिए और देश की नामी और विशेषज्ञ एजेंसियां इस कार्य में लगी हुई हैं। बहुत ही खराब है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल हो, मीथेन का हो, अन्य जितने भी पैरामीटर्स, हाइड्रोजन है, जितने पैरामीटर्स हैं वो खराब है और स्थिति अपने आप सुधरने की संभावना नहीं दिखती है। तो हमको सबसे बड़ा उपाय तो ये है कि हम अपने तरीके से जो टेक्निकली जो प्रयास करेंगे करते रहेंगे, पर लोगों को यहाँ से हट जाने से सबों को आसानी होगी। और चलिए बात शीतकालीन सत्र की करते हैं। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित है और सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हुई, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से कई मुद्दों पर सवाल उठाए गए। इसी दौरान लिट्टीपाड़ा के विधायक हेमलाल मुर्मू ने पेयजल आपूर्ति को लेकर बड़ा सवाल उठाया। संथाल परगना में गंगा जल आधारित पेयजल योजना की स्थिति पर सवाल पूछे गए। उन्होंने पूछा कि किन किन प्रखंडों को इससे लाभ मिल रहा है, जिस पर विभागीय मंत्री ने विस्तृत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि केंद्रांश नहीं मिलने की वजह से 42.18% कार्य अभी भी पेंडिंग है। बावजूद इसके राज्य सरकार अपनी संसाधनों से योजनाओं को पूरा करने की कोशिश में है। गंगा जल आधारित योजना किन किन प्रखंडों को आच्छादित करता है संथाल परगना में, माननीय मंत्री से उसका रिपोर्ट ये दे दे और हमारे विधानसभा का लिट्टीपाड़ा और आमड़ापाड़ा ये 2 प्रखंड गंगा आधारित योजना से आच्छादित है या नहीं, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। कि योजनाएं पैसा के अभाव में चालू नहीं हो पाया महोदय, और हम तो बार बार कह रहे हैं कि जब राज्य सरकार केंद्रांश के रूप में केंद्र का पैसा हमको नहीं मिला, तो राज्य सरकार पिछले वित्तीय वर्ष में 1231 करोड़ रुपया लागत किया है महोदय, लगाया है, और इस वित्तीय वर्ष में भी हम लोग उस योजनाओं में पैसा देंगे महोदय राज्यांश के रूप में। केंद्र का पैसा नहीं मिला है, जिसके चलते योजनाएं लंबित है। और वहीं सत्र के दौरान कांग्रेस के विधायक दल के नेता प्रदीप यादव और कांग्रेस कोटा से राज्य सरकार के मंत्री इरफान अंसारी लगातार दूसरे दिन उलझते हुए दिखे। हालात ऐसे हो गए कि विधानसभा अध्यक्ष को बीच बचाव करना पड़ा। बीजेपी ने इस मौके को भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। क्या करें उससे मतलब नहीं है, जो विषय यह महत्वपूर्ण विषय इस राज्य के लिए, और हमें लगता है कि इसे संज्ञान में लेना चाहिए, इसके निदान होनी चाहिए। बहुत चीज़ें सड़क चलते आ जाती है, सभी विषयों को पकड़ के चलने से आगे आप नहीं बढ़ सकते। प्रदीप यादव जी
हमारे सीएलपी लीडर हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। और सदन की प्रॉपर्टी है, चलिए वो बड़े हैं, अगर उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम छोटा को किस तरह सम्मान मिलना चाहिए, चलिए वो हमारे सीनियर हैं, मैं उनका रिगार्ड करता हूँ। लेकिन शिकायत की बात नहीं है, सदन की प्रॉपर्टी है, सदन का मामला है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि वो हमारे बड़े भाई हैं और हमें बहुत कुछ सीखना है उनसे। चलिए के रूप में प्रदीप यादव जी का सवाल पूछना कोई गलत नहीं है, लेकिन अगर आप मुख्य सचेतक से अगर आप पूछ रहे हैं तो निश्चित तौर पर पार्टी के डिसिप्लिन को मेंटेन रखना मेरा काम है। देखिए, जिस तरह से सदन में आज देखने को मिला, ध्यान आकर्षण प्रदीप यादव जी का था और वो अपने ही विधायक कांग्रेस पार्टी के और मंत्री से जवाब मांग रहे थे और वो संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे थे। स्वाभाविक है, जो प्रश्न करता है उनको संतोषजनक जवाब, और उनका प्रश्न भी बहुत ही जनता से जुड़ा हुआ प्रश्न था। और इसी बीच जो मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री, वो पूरे झारखंड की कहानी बता रहे हैं, सदन की समय को बर्बाद कर रहे हैं। और वहीं विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायक नीरा यादव धरने पर बैठ गईं और कहा कि सदन के अंदर विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। न्यूज़ 18 पर उन्होंने गाकर सरकार को उनके वादों की याद दिलाई है। झारखंड विधानसभा के बाहर बीजेपी की जो महिला विधायक हैं वो अलग रोल में नजर आ रही हैं। खासकर नीरा यादव की बात करें, रागिनी सिंह की बात करें, तमाम यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही आज नीरा यादव सदन पहुंची, उन्होंने सरकार को जिस तरीके से वादों की याद दिलाई वो वास्तव में एक अलग अंदाज था। बोले कि आप जो वादों की याद दिला रही हैं सरकार को, वो अंदाज क्या है? देखिए, ये सरकार केवल आती है ना, और ये सरकार लगता है कि कुर्सी बचाने के लिए खाली काम करती है, बोलती है, मन इनके कथनी और करनी में बहुत अंतर है। और इसीलिए आज देख रहे शीतकालीन सत्र का कल लास्ट है, तो अब एक दिन बचा हुआ है और उसके बाद में भी ये सरकार नहीं जागेगी, तो कुछ तो करना होगा। इसलिए हम गा करके ये सरकार को बोल रहे हैं कि भैया कुछ तो सुनिए, जानिए, पूछिए, जनता का जो वादा किए हैं उसको तो पूरा करिए। इसीलिए गा रहे, अब क्या करेंगे? एक बार गा कर सुना दीजिए न्यूज़ 18 के दर्शकों को। अरे हम लोग कोई गायक वायक नहीं ना है दादा, जनता का सुनते हैं तो दिल से एक आवाज आता है, कोई गायक थोड़ी है। फिर भी हम गाए बोले, क्या हुआ तेरा वादा, बताओ तो हेमंत सरकार, चुप ना बैठेंगे हम, ना बैठने देगी जनता, जब तक जनता का काम पूरा नहीं होगा। क्या हुआ तेरा वादा। आज भी हम लोग का वही मुद्दा रहेगा, क्योंकि आज कहीं ना कहीं अब लास्ट होने जा रहा है। हम लोग असंतुष्ट होकर अपने घर और अपने क्षेत्र में जाएंगे। अब तक कोई भी मांग हम लोग का पूरा नहीं हुआ है। मुद्दों की आवाज कहां तक पहुंचती है, सरकार उस पर क्या फैसला लेती है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और अगली बड़ी खबर रांची से आपके सामने रखने जा रहे हैं, जहां झारखंड में छात्रवृत्ति का मुद्दा अब राजनीतिक भूचाल बन चुका है। सदन से लेकर सड़क तक विपक्ष सरकार को घेर रहा है और इसी विवाद के बीच राज्य सरकार के मंत्री चमरा लिंडा ने एक बहुत बड़ा बयान, महत्वपूर्ण बयान दिया। आदिवासी कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने आज पूरे मुद्दे पर साफ साफ स्थिति रखी और मंत्री का कहना है कि जब तक केंद्र का इंटेंशन क्लियर नहीं होगा तब तक समाधान में दिक्कत रहेगी। हमारे पास बजट का प्रावधान है, लेकिन केंद्र का हिस्सा आए बिना दरवाजा ओपन नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक की छात्रवृत्ति से कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये राज्य सरकार के दायरे में आता है। 70% भुगतान पूरा भी किया जा चुका है। असल समस्या वहां पर होती है जहां केंद्र राज्य शेयरिंग है। मंत्री ने बताया कि अगर केंद्र का शेयर राज्य तक नहीं पहुंचेगा तो वित्त विभाग हमें पैसा जारी नहीं कर पाएगा। बजट होते हुए भी दरवाजा बंद है और यही सबसे बड़ी टेक्निकल समस्या है। मंत्री चमरा लिंडा ने केंद्र की नई प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। हमारे पास बजट, जब तक केंद्र का इंटेंशन नहीं क्लियर होगा तब तक समाधान में प्रॉब्लम है। देखिए, हमारे पास बजट का प्रावधान भी है,
लेकिन हम तब तक उसको हम ओपन नहीं कर सकते हैं जब तक केंद्र का हिस्सा नहीं आ जाए। 1 से 8 क्लास तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो स्टेट देता है, इसलिए ST SC OBC 70% हो चुका है 1 से 8 क्लास तक। प्रॉब्लम कहाँ पर है? जहाँ पर शेयर है, आप जहाँ पर शेयर है, तो शेयर जब तक वहाँ शेयर में भी प्रॉब्लम कहाँ पर है? अगर वो शेयर नहीं आएगा मेरे पास तो मेरा पैसा मेरे पास आएगा ही नहीं वित्त विभाग से, वो दरवाजा ओपन ही नहीं होगा, खुलेगा ही नहीं, बजट मेरे पास होने के बावजूद भी। तो ये बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है। दूसरी एक चीजें आ रही हैं सॉल्यूशन के लिए कि केंद्र सरकार अब सीधे स्टेट को पैसा नहीं दे रही है, इस छात्रवृत्ति वाला वो अपने पास रख रही है। अब उसका कहना है कि ठीक है, अब जब मांगेंगे आप तब हम देंगे, तो अब हम जब मांगेंगे तब वो देते जाएंगे, तो ये सॉल्यूशन हो सकता है। मगर जो पैसा अभी छोटा मोटा दिया है, थोड़ा बहुत 3-4 करोड़ दिया है केंद्र से, उसको फिर वो वापस जाएगा, अभी वापस जाएगा, देन फिर से स्पर्श वाला योजना लागू होगा, तो शायद ये संभव हो सकता है कि उसका सॉल्यूशन निकल जाए। लेकिन फिर भी हम लोग सेशन के बाद दिल्ली जाने को चाह रहे हैं। दिल्ली जा करके इन समस्याओं का समाधान करेंगे। हमको बहुत सिंसियरिटी है बच्चों का प्रॉब्लम के प्रति में। और अब आपको बताते हैं कि छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए झारखंड सरकार को कब कितनी राशि की जरूरत पड़ी और कितनी राशि मिली है। 2023-24 का आंकड़ा सबसे पहले आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, 2023-24 में 271.37 करोड़ की मांग राज्य सरकार ने की थी। पोस्ट मैट्रिक के लिए BC कैटेगरी में मात्र 77.21 करोड़ रुपए मिले। 2024-25 का आंकड़ा भी देख लीजिए। 2024-25 में जरूरत 254 करोड़ रुपए की थी। 2024-25 में 33.77 करोड़ रुपए ही मिले। पोस्ट मैट्रिक के लिए 2025-26 में 370 करोड़ की जरूरत। 2025-26 में पोस्ट मैट्रिक के लिए एक भी पैसा अब तक नहीं मिला है। प्री मैट्रिक की बात करें तो इसके लिए 2023-24 में 67 करोड़ की जगह 7 करोड़ मिला। 2024-25 में प्री मैट्रिक के लिए 66 करोड़ की जगह सिर्फ 12 करोड़ ही मिला था। और इसके अलावा देखिए, प्री मैट्रिक की बात की जाए 2024-26 में 2025-26 में 45 करोड़ की जरूरत और 2025-26 में अब तक 3 करोड़ ही मिले हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं एक राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में क्लियर इंटेंशन नहीं दिख रहा है, जिसकी बात भी की गई है। अब आपको यह भी जानना जरूरी है और आप ये जान लीजिए कि छात्रवृत्ति के मुद्दे पर मंत्री चमरा लिंडा ने क्या कहा है, केंद्र पर क्या गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए, कक्षा 1 से लेकर 8 तक की अगर बात की जाए 70% भुगतान पूरा है, इसकी जानकारी दी गई। असली रुकावट शेयरिंग में है। छात्रवृत्ति का पैसा केंद्र सरकार ने रोक रखा है। केंद्र सरकार सीधे पैसा स्टेट को नहीं दे रहा। छात्रवृत्ति के लिए राज्य सरकार को केंद्र से पैसा मांगना होगा। पैसा मांगने पर ही केंद्र छात्रवृत्ति के लिए राशि जारी करेगा। और अभी केंद्र से 3 से 4 करोड़ रुपए मिले हैं। 3 से 4 करोड़ रुपए की राशि मिली है। 3 से 4 करोड़ की राशि केंद्र को वापस भेजी जाएगी। योजना लागू होने के बाद इस साल की राशि मिलेगी। लेकिन इस बीच में उन्होंने ये भी बयान दिया कि सत्र खत्म होने के बाद दिल्ली जाएंगे और वहां पर बात होगी। और हजारीबाग से खबर, जहां इचाक प्रखंड कृषि प्रधान क्षेत्र है। ये क्षेत्र आलू की खेती के लिए पूरे देश भर में जाना जाता है। पिछली बार लगभग 200 करोड़ रुपए का व्यापार यहां से हुआ था और इस बार मौसम ने साथ नहीं दिया, फिर भी 100 करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार आलू का होने जा रहा है। ये प्रारंभिक समय का अनुमान है। आलू एक ऐसी सब्जी है जिसकी मांग साल भर रहती है, क्योंकि बिना आलू के सब्जी अधूरी मानी जाती है। शायद यही वजह है कि आलू की मांग हमेशा बनी रहती है। इचाक के प्रगतिशील किसान बताते हैं कि इचाक प्रखंड में 98 रेवेन्यू विलेज हैं। प्रत्येक गांव में 100 एकड़ से अधिक आलू की खेती होती है। उम्मीद जताया जाता है कि 5000 एकड़ से अधिक जमीन में यहां आलू की खेती की जाती है। आलू का जो खेती है वो लगभग इचाक में प्राय सभी गांवों में होती है और यहाँ 98 रेवेन्यू विलेज हैं और प्रत्येक विलेज में 100 एकड़ 200 एकड़ आलू की खेती होती है। इस तरह कम से कम 5 से 7 हजार एकड़ में यहाँ आलू की खेती होती है। आलू का बहुत, हमारे यहाँ का आलू इतना पैदावार अच्छा है कि स्वादिष्ट, यहाँ का आलू इतना स्वादिष्ट लगता है कि कहना नहीं है। यहाँ का आलू बंगाल भी चला जाता है और कानपुर भी जाता है, पटना भी जाता है और बिहार भी जाता है।
और अगली खबर गिरिडीह से, जहां अलकापुरी स्थित दुर्गा मंडप के सामने भूमाफियाओं ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया। बताया जा रहा है कि यहां पर 2 स्ट्रीट लाइट लगा दी गई, उससे पहले उसको तोड़ा गया और उसके बाद जमीन पर कब्जा करते हुए घेराबंदी की गई, जिसकी वजह से बीच सड़क पर जाम की स्थिति बनी। ऐसे में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने इसका विरोध करते हुए प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है। भूमाफियाओं पर कार्रवाई की मांग उठी। के माध्यम से मैं प्रशासन से आग्रह करूंगा कि इस तरह का जो धांधली हो रहा है, खुल्लम खुला अतिक्रमण किया जा रहा है, उसको अपने स्तर से जांच करके अविलंब रोकने का प्रयास करें। अन्यथा यहाँ के स्थानीय युवक उग्र होकर के खुद ब खुद ये गैलरी को और अतिक्रमण को हटाने का काम करेंगे। और अगली खबर रामगढ़ से, जहां नगर परिषद की ओर से 65 लाख की लागत से रामगढ़ की 10 जगहों पर यात्री शेड तैयार किए गए। यात्री शेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के स्लोगन को दर्शाया गया और इसके माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम हुआ। इन यात्री शेड के जरिए रामगढ़ जिले के धार्मिक और पर्यटन स्थलों को बोर्ड के जरिए प्रचारित किया जा रहा है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान। उनकी पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। परिषद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के नारे को यहाँ पर साकार करता हुआ दिख रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर यात्री शेड बना हुआ है पूरे स्टील का। कुल 10 स्थानों पर इस तरह का यात्री शेड बनाया गया है 6.5 लाख रुपए की लागत से। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्वच्छ रामगढ़ स्वस्थ रामगढ़ का नारा दिया हुआ, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये नारा है। कहीं न कहीं इस नारे को साकार करने के लिए और सफल करने को लेकर के रामगढ़ नगर परिषद द्वारा यहाँ पर पहल की गई है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर साइनेज बोर्ड लगा हुआ है, जिसमें धार्मिक के स्थल रजरप्पा छिन्नमस्तिका मंदिर का फोटो लगा हुआ है। इस तरफ कैथा प्राचीन शिव मंदिर का लगा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं भैरवी दामोदर नदी संगम रजरप्पा का ये फोटो लगा हुआ है। यानी कि धार्मिक और पर्यटक स्थलों का यहाँ पर कहीं न कहीं इसके माध्यम से प्रचार भी किया जा रहा है। जी, ये यात्री शेड बन गया, कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा है। ये बारिश उरिश में काफ़ी दिक्कत पहले होता था, अभी बन गया तो काफ़ी अच्छा है। धूप से भी बच रहे हैं। और यह जो सबसे बड़ा बात है कि यहाँ टूरिस्ट पर उसको दर्शाया गया ना, इससे पब्लिक में काफ़ी मतलब कि फोकस बढ़ेगा। हाँ, फोकस पड़ेगा और इससे टूरिस्ट पर को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। रामगढ़ स्वस्थ रामगढ़ का स्लोगन भी यहाँ दिया गया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये नारा है, उसे भी साकार करने का यहाँ पर प्रयास जो है नगर परिषद द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। इसकी लोग काफ़ी प्रशंसा कर रहे हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और चलिए इस रिपोर्ट के साथ एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।